हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी से करते और कहानियाँ चलेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज स्टालिन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, धन्य हो प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं। इतनी बेइज्जती खाने के बाद मैं मर जाता फिर भी उसके सामने न जाता। निर्भीक ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, स्टालिन तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे। स्टालिन ने मुंह बनाते हुए कहा, बट आई एम सीरियस बॉस, मैं कसम से वापस मैडम के सामने नहीं जाता। मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। निर्भीक ने होठों पर तिरछी मुस्कान के साथ, मोहब्बत में जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां न उड़ जाए, किसी से मोहब्बत की थी हमने, ये बात दिल नहीं मानता। स्टालिन ने अपना सिर हिलाते हुए, सही है, लेकिन आर्यमन सर मनाली में कुछ तमाशा कर रहे हैं, आपको पता है। निर्भीक ने कन्फ्यूजन में स्टालिन की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, वो लड़का क्या कर रहा है। स्टालिन ने फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, न्यूज़पेपर पर हर जगह मॉडल आर्यमन सारंग ने किया पब्लिक में एक लड़की को किस इस बात का बतंगड़ बना हुआ है। निर्भीक ने फ़ोन की तरफ देखा और कहा, जल्द से जल्द इस न्यूज़ को कवर करो, मुझे इस तरह की बकवास कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं पसंद। स्टालिन ने अपना सिर हिला दिया और निर्भीक ने कहा, मेरे साले को उसकी एंगेजमेंट की खुशी में कुछ तोहफा दो। स्टालिन ने अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। निर्भीक उसके जाने के बाद हाथ में पकड़े टैब में संगति को देखते हुए देखने लगा। वहीं कोयल की गाड़ी आकर एक बड़े से हवेली के पार्किंग लॉट में रुकी, जो घर इस वक्त शादी के माहौल से डूबी हुई थी और एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। कड़े पहरे के साथ वहाँ आए सारे अतिथि वेल मैनर्स तरह से शेरवानी और राजाओं की तरह पगड़ी बांधे एक दूसरे से बात कर रहे थे। हवेली के एंट्रेंस के लिविंग हॉल में एक बहुत ही खूबसूरत किसी राजकुमारी की शादी की तरफ मंडप सजा हुआ था, जिसे लाल झूमर के साथ गोल्डन फूलों से डेकोरेट किया गया था। जहां अव्यक्त गाड़ी से बाहर निकला और उसने सिर घुमाकर हवेली की तरफ देखते हुए कहा, वाओ इट्स ब्यूटीफुल। कोयल ने अव्यक्त के पीछे गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा, ऑफ कोर्स मिस्टर सारंग, यहाँ ठाकुर परिवार का बहुत नाम है और इनके इंडिया के कई स्टेट में हॉस्पिटल हैं और साथ में वो कपड़ों का व्यवसाय भी करते हैं। कई सारे एनजीओ के साथ उनका काफ़ी रुतबा है। ये कई सारे रियलिटी शो के साथ स्पोर्ट्स शो भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अव्यक्त ने कोयल की बात सुन अपना सिर हिला दिया और मिस्टर दत्त ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों से कहा, बातें हो गई तो अंदर चले। अव्यक्त और कोयल ने मुस्कुराते अपना सिर हिला दिया और अंदर की तरफ चले आए। जहां अंदर आते ही ठाकुर परिवार के मालिक जगताप ठाकुर ने उन लोगों को वेलकम किया और अव्यक्त की तरफ देखने लगे, जिनकी नज़र पर कोयल ने जगताप जी से कहा, ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ आए हुए हैं। कोयल की बात सुन जगताप जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अव्यक्त से कहा, आपका स्वागत है। अव्यक्त ने थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए अपने हाथ को जोड़ लिया और अपना सिर हिला दिया, जिस पर जगताप जी ने उन्हें आगे की तरफ इशारा किया और शादी एंजॉय करने को कहा और बाकी आ रहे मेहमानों के स्वागत में लग गए। मिस्टर दत्त, अव्यक्त और कोयल आकर कुर्सी पर बैठ गए, जिन्हें सर्वेंट ने आकर जूस दिया और वहां से चले गए। मिस्टर दत्त ने चारों तरफ देखते हुए कहा, खातिरदारी तो अच्छी की है ठाकुर साहब ने, लेकिन सुना है जिस लड़की की शादी हो रही है वो अभी सिर्फ 20 साल की है। अव्यक्त ने मिस्टर दत्त की बात सुन कहा, इंडिया में अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर 19 साल में शादियां हो जाती हैं। कोयल ने अव्यक्त की बात पर राजी होते हुए कहा, वैसे मैंने सुना है कि आपके छोटे भाई की शादी भी हो गई है। हाँ, उसकी शादी हो गई और उसकी बीवी भी अभी 19 साल की है। अव्यक्त ने सिर हिलाते हुए कहा। कोयल ने हल्का मजाक करते हुए पूछा, कहीं आपको भी आपके भाई की तरह उम्र में छोटी लड़कियां तो नहीं पसंद। अव्यक्त ने जवाब में कहा, दरअसल मुझे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और अभी मेरी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 28 का तो हूँ। कोयल ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, आपका भाई तो 26 का है, उनकी शादी क्यों हो गई। वो जब छोटा था तब से उसकी शादी तय हो गई थी और मैंने मम्मी पापा से साफ तौर पर कह दिया था कि मैं लव मैरिज करूँगा, इसलिए उन लोगों ने मुझे फोर्स नहीं किया। इसका मतलब आप बचपन से ही सीधे साधे हैं, मिस्टर दत्त ने पूछा। जवाब में अव्यक्त ने अपना सिर हिला दिया और जूस पीने लगा, जिसे देखते हुए कोयल ने आगे और कोई सवाल नहीं किया। काफ़ी देर तक खाना पीना चलने के बाद बारात भी ढोल नगाड़े के साथ आ गई। अव्यक्त, कोयल और मिस्टर दत्त ने लड़के की तरफ देखा और बारातियों के भी खाने का इंतजाम होने लगा। इस बीच रात के 12:30 बज चुके थे। शादी शुरू होने में आधे घंटे का मुहूर्त रह गया था जब कोयल ने अव्यक्त से कहा, अब हमें इजाज़त लेकर चलना चाहिए। अव्यक्त ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी ठीक है, मैं ज़रा वॉशरूम से अब आता हूँ।
कोयल ने अपना सिर हिलाया और अभ्यक्त वहां से उठकर वॉशरूम ढूंढने चला गया। कोयल ने मिस्टर दत्त की तरफ देखा जो नींद के मारे झपकियां ले रहे थे, जिन्हें देख कोयल ने उनके कंधों को थपथपाते हुए कहा, डॉक्टर विराज आंखें खोलिए। विराज ने नींद भरी आंखों से कोयल की तरफ देखते हुए कहा, मिस त्यागी अब हमें चलना चाहिए, बहुत नींद आ रही है। ये कहते हुए विराज ने उबासी ली, जिसे देख कोयल ने कहा, ठीक है आप यहीं पर आराम कीजिए, मैं मिस्टर ठाकुर से इजाज़त लेकर आती हूँ। विराज ने अपना सिर हिला दिया और कोयल वहां से उठकर जगताप ठाकुर की तरफ चली गई। वहीं अव्यक्त वॉशरूम ढूंढते हुए हवेली के गार्डन एरिया में आ गया था, जहां पर सारे बावर्ची काम की कैंटरिंग लगी हुई थी। जहां पहुंचकर अव्यक्त इधर उधर देखने लगा और एक आदमी से बोला, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ वॉशरूम कहाँ मिलेगा? आदमी ने वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा वॉशरूम। अव्यक्त उसे थैंक यू कहते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया, लेकिन वो वॉशरूम में पहुंचता उससे पहले वो एक तकरीबन 28 साल के लड़के से टकरा गया। अव्यक्त ने उस लड़के को संभालते हुए कहा, संभाल कर। वो लड़का खुद को संभालते हुए ठीक से खड़ा हुआ और कहा, थैंक यू। वैसे बाहर जाने का रास्ता किधर है? अव्यक्त ने हाथ के इशारे से सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा एंट्रेंस और थोड़ा साइड जाओगे तो आपको जगह दिख जाएगा। उस लड़के ने अव्यक्त की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, थैंक यू बॉस, इतना कहकर वो लड़का वहाँ से जाने लगा। उससे पहले अव्यक्त ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, व्हाट तुम? उस लड़के ने अव्यक्त के हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे देरी हो रही है, बाय। इतना कहकर वो अपना चेहरा हुडी से ढकते हुए बाहर की तरफ भाग गया। अव्यक्त ने असमंजस में उसे जाते हुए देखा और वॉशरूम के अंदर चला गया। कुछ देर बाद अव्यक्त वॉशरूम से बाहर आया और अंदर की तरफ जाने लगा। उससे पहले किसी ने उसके सिर पर काले रंग का चादर उड़ा दिया, जिससे अव्यक्त बुरी तरह से घबरा गया और उसने उन लोगों को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? जिस पर एक आदमी ने अव्यक्त के पेट पर बंदूक रखते हुए कहा, चुपचाप खड़ा रहो वरना तेरी अतरिया एक गोली में बाहर निकल जाएंगे। जिसकी ठंडी धमकी को सुनकर अव्यक्त का मानो खून सूख गया हो। उसने कहने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मेरी बात। जिसकी बात को बीच में काटते उस आदमी ने कहा, मैंने कहा ना चुप रह। अव्यक्त उसकी ठंडी धमकियों को सुनते हुए चुप हो गया और वो लोग उसे लेकर पिछले दरवाजे से हवेली के अंदर चले आए। अव्यक्त को एक कमरे में लाकर हाथ को बांधते हुए बिस्तर पर बैठा दिया गया, लेकिन उसके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाया गया था। जहां अव्यक्त ने आने के बाद एक दमदार आदमी को गुस्से भरी आवाज़ आई, आखिर वो गया कहाँ और तुम लोग ये किसको उठाकर लाए हो? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, मालिक ये वही है जिसने प्रिंस साहब को भगाया है। जिसकी बात सुन अव्यक्त ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैंने किसी को नहीं भगाया है, मेरी बात। जिसकी बात को बीच में काटते हुए उस आदमी ने झन्नाटेदार तमाचा अव्यक्त के गाल पर जड़ दिया। अचानक किसी के अंधेरे में थप्पड़ मारने के कारण अव्यक्त के सिर के सारे तार झनझना गया। उसने समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उस आदमी ने अव्यक्त के सिर से काला कपड़ा हटा दिया और अव्यक्त ने तेज रोशनी के कारण अपनी आंखें बंद की। फिर सामने खड़े आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात। जिसकी बात पूरी होने से पहले उस आदमी ने अव्यक्त के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, प्रिंस कहाँ है और तुम कौन हो? क्या तुमने उसे अगवा किया है? अव्यक्त ने गुस्से से उस आदमी को हाथ से अपने जबड़े को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं थोड़ी शराफत से यहाँ बैठ गया हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? छोड़ो मुझे। उस आदमी ने सामने खड़े अधूम्र के इंसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके बेटे को तुमने भगाया है? अव्यक्त ने आंखें छोटी करते हुए कहा, हे माइंड योर लैंग्वेज। मेरी चॉइस इतनी घटिया नहीं है कि मैं किसी लड़के को भगाऊं और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता जहां ऐसी घटिया चीज़ों को सपोर्ट किया जाता हो। सामने खड़े अधूम्र के इंसान ने अव्यक्त के हाथ को छुड़ाते हुए आई एम सॉरी। अव्यक्त ने उसकी बात को अवॉइड करते हुए कहा, पहले मुझे ये बताइए कि मुझे तमाचा किसने मारा? सामने खड़े हट्ठे कट्ठे बॉडीगार्ड ने कहा, मैंने मारा, क्या कर लोगे? अव्यक्त ने अपनी कलाई को सहलाते हुए बॉडीगार्ड को घूरा और उल्टे हाथ एक तमाचा उसके गाल पर जड़ते हुए उसके कॉलर को पकड़कर कहा, आज तक मेरे डैड ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तेरी औकात क्या है
ये कहते हुए अव्यक्त ने बॉडीगार्ड को पीछे की तरफ धकेल दिया। ठाकुर परिवार में हो रही शादी से दूल्हा भाग चुका था और जाने अनजाने में अव्यक्त उस दूल्हे से टकराया था और उसी ने उसे रास्ता भी दिखाया था, जिस कारण सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद लड़कों वालों का शक अव्यक्त के ऊपर आ चुका था। ठाकुर परिवार को अभी नहीं पता था कि उनकी बेटी की शादी से दूल्हा भाग चुका है, जिस कारण लड़के के पिता ने अपने बॉडीगार्ड्स के कहकर अव्यक्त को उठा लिया था और अभी वो हवेली के एक कमरे में था, जहां अव्यक्त के थप्पड़ मारने पर बॉडीगार्ड ने गुस्से से अव्यक्त को देखते हुए कहा, हे यू लिटिल बॉस। अव्यक्त ने बॉडीगार्ड के बात को बीच में काटते हुए कहा, यू जस्ट शट अप ब्लडी हॉकर। मुझे तुम जैसे 2 टके के बॉडीगार्ड के बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रिंस के फादर ने अव्यक्त से कहा, बल्कि एक लड़की की शादी से उसके दूल्हे को भगा देने में ज़रूर इंटरेस्ट है। अव्यक्त ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, ना ही मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट है और ना ही इस शादी में। मैं तो बस यूं ही मूड फ्रेश करने आ गया था, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ आकर मेरे मूड का कबाड़ा किया जाएगा। प्रिंस के फादर ने पूछा, सो तुमने प्रिंस को नहीं भगाया? एग्जैक्टली, मैंने नहीं भगाया है। मुझे उसे भगाकर क्या मिलेगा? अव्यक्त ने पूछा। प्रिंस के फादर बिल्कुल शांत रह गए, जिन्हें चुप देखते हुए अव्यक्त ने कहा, फाइन, अब यकीन हो गया तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर अव्यक्त जाने लगा, जिसे देख प्रिंस के फादर ने बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए इशारा किया। तब बॉडीगार्ड ने आकर अव्यक्त को पकड़ लिया और मेन इंचार्ज ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? अब शादी से दूल्हा भाग गया है, फिर भी शादी तो करनी होगी ना, इज्जत का मामला है। अव्यक्त ने हैरान होते हुए उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, जस्ट शट द फक अप एंड लिव मी। मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। प्रिंस के फादर ने अव्यक्त की बात सुन कहा, जगताप मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी को अपनी बहू बनाने की, लेकिन मेरा नालायक उल्लू का पट्टा औलाद शादी से भाग गया और इस बारे में जगताप को नहीं पता। सो व्हाट, मेरा इस बात से क्या लेना देना यह है कि अब प्रिंस की गैर मौजूदगी में तुम्हें मेरे बेटे की जगह लेनी होगी। प्रिंस के फादर ने बिना किसी भाव से कहा। अव्यक्त ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और शौक में पूछा, व्हाट, मैरिज? यस मैरिज। तुमने उसे भगाने में मदद किया। मैंने कहा ना, मैंने किसी के भगाने में मदद नहीं की और मैं क्यों उसकी जगह लेने लगा? अव्यक्त ने चिल्लाते हुए कहा। जवाब में प्रिंस के फादर ने कहा, क्योंकि तुमने उसे भागते हुए देखा और रोका भी नहीं। अव्यक्त ने गहरी सांस भरते हुए कहा, फाइन, मैं उस लड़के को ढूंढ कर लाता हूँ, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। प्रिंस के फादर ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या मेरे चेहरे पर बेवकूफ़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही, आपके चेहरे पर बड़े बड़े अक्षरों में इडियट लिखा हुआ है, जो आप अपनी होने वाली बहू की शादी एक अनजान से करवाना चाहते हो। अव्यक्त ने चिल्लाते हुए कहा। बॉडीगार्ड ने अव्यक्त के जबड़े को दबोचते हुए कहा, बहुत चल रहा है तुम्हारा मुंह। अव्यक्त ने अपने चेहरे को झटके से छुड़ाया और अपने पैर को उठाकर बॉडीगार्ड के पैर पर लात मारते हुए कहा, डोंट टच मी यू ब्लडी बास्टर्ड। प्रिंस के फादर ने अपना फ़ोन उठाकर अव्यक्त को दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारे लोग हैं ना, जिनके साथ तुम यहाँ शादी में शामिल होने आए हो? अव्यक्त ने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा और प्रिंस के फादर ने कोयल की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने शादी से मना किया तो अपने बॉडीगार्ड से कहकर मैं इसे मरवा दूंगा। अव्यक्त ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं है ना, तो चलो रेडी हो जाओ। ये कहते हुए प्रिंस के फादर ने बिस्तर पर पड़े शेरवानी की तरफ अव्यक्त को इशारा कर दिया और उनके बॉडीगार्ड ने अव्यक्त को छोड़ दिया। अव्यक्त ने उनकी पकड़ से छूटते ही कहा, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से उनके परिवार को धोखा देना अच्छा नहीं है। अगर आप बता देते कि लड़का शादी से चला गया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये शादी, प्रिंस के फादर ने बीच में कहा, मुझे यहाँ पर जो सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। बाहर मीडिया और सारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं, जिनके सामने मैं अपनी इज्जत नीचे गिरना नहीं चाहता और ना ही जगताप के नीचे गिराना चाहता हूँ। इसलिए मुझे चाहे कितना भी बड़ा विलेन क्यों न बनना पड़े, इसलिए चुपचाप शेरवानी को पहनकर रेडी हो जाओ, वरना तुम्हारे साथियों को मार डालूंगा। अव्यक्त ने बॉडीगार्ड से कहा, हे ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। बॉडीगार्ड ने बीच में कहा, मालिक ने जो कहा वो करो। अव्यक्त ने अपनी मुट्ठी मजबूती से भींचते हुए बॉडीगार्ड के कॉलर को
पकड़ गुस्से से कहा, तुमसे कहा ना मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकता। प्रिंस के फादर ने अव्यक्त को बॉडीगार्ड से दूर करते हुए कहा, तुम्हारे पेरेंट्स से हम बात कर लेंगे और तुम रेडी होने में फोकस करो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।